हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। दिस इज हिमांशु वर्मा। तो फ्रेंड्स, पिछले लेक्चर में हम टॉर्क के बारे में स्टडी कर चुके हैं। टॉर्क आर क्रॉस एफ होता है और जो टॉर्क का जो काउंटर पार्ट है वो लीनियर मोशन में फोर्स होता है। टॉर्क को हम सर्कुलर मोशन में यूज करते हैं और फोर्स को हम लीनियर मोशन में यूज करते हैं। हमें पता है लीनियर मोशन में हमने देखा था कि बेसिकली तीन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है किसी भी मोशन को डिफाइन करने के लिए, और वो है फोर्स, मास और टाइम। मीन्स कितना फोर्स लग रहा है, कितने मास पे लग रहा है और कितने टाइम के लिए लग रहा है। सेम रिक्वायरमेंट हमें सर्कुलर मोशन में भी होती है। सर्कुलर मोशन में क्योंकि टॉर्क का काउंटर पार्ट फोर्स है और फोर्स का काउंटर पार्ट टॉर्क है, तो हम लिखते हैं कि कितना टॉर्क लगाया जा रहा है। अब दो चीज़ें और हैं कि यह टॉर्क कितने मास पे लगाया जा रहा है और कितने टाइम के लिए लगाया जा रहा है। तो टॉर्क के बारे में तो हम स्टडी कर चुके हैं। टॉर्क और फोर्स में हमें अब कोई डाउट नहीं है। अब हम इस मास को स्टडी करते हैं कि सर्कुलर मोशन में इस मास का एनालॉजिकल पार्ट क्या हो सकता है। अगर हम लीनियर मोशन की बात करें तो लीनियर मोशन में अगर कोई m मास का ऑब्जेक्ट है और उस पर फोर्स F लगाया जा रहा है, तो उस ऑब्जेक्ट में एक एक्सेलरेशन होगा a इज इक्वल टू एफ अपॉन एम। लीनियर मोशन के केस में यह डिपेंड नहीं करता है कि ऑब्जेक्ट की शेप कैसी है। जब तक हम फोर्स ऑब्जेक्ट के सेंटर ऑफ मास पे अप्लाई कर रहे हैं तो एक्सेलरेशन हमेशा कांस्टेंट होगा, दैट वुड बी इक्वल टू एफ अपॉन एम। फिर ऑब्जेक्ट की शेप चाहे कुछ भी हो, वो चाहे ट्रायंगल शेप का हो, वो चाहे सर्कुलर शेप का हो या किसी और शेप का हो, बस दो चीज़ें फिक्स हैं। फोर्स लगाया जा रहा है, एम मास पे लगाया जा रहा है और सेंटर ऑफ मास पे फोर्स अप्लाई किया जा रहा है, तो एक्सेलरेशन हमेशा कांस्टेंट होगा, दैट इज इक्वल टू एफ अपॉन एम। लेकिन क्या यह बात सर्कुलर मोशन के केस में भी ट्रू है, तो उसे हम अभी देखते हैं। मान लीजिए ये कोई दो सिलेंडर हैं जिनकी सेम रेडियस है, लेकिन साइज दोनों का अलग अलग है और दोनों का मास m है। हम दोनों सिलेंडर पे सेम टॉर्क अप्लाई करते हैं। मान लीजिए वो टॉर्क है टाउ। हम इस सिलेंडर पे भी टाउ टॉर्क अप्लाई करते हैं और इस सिलेंडर पे भी टाउ टॉर्क अप्लाई करते हैं। तो सेम टॉर्क हम अप्लाई कर रहे हैं, सेम मास पर हम वो टॉर्क अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन इन दोनों के केस में जो एंगुलर एक्सेलरेशन होगा अल्फा, क्या वह दोनों केसेस में सेम होगा? तो इसका आंसर है नहीं, वह दोनों केसेस में अलग अलग होगा। तो ऐसा क्यों हुआ? दोनों का मास सेम है और दोनों पर हम सेम टॉर्क अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन जो एंगुलर एक्सेलरेशन है वो दोनों केसेस में अलग अलग आ रहा है। हम एक एग्जांपल और लेते हैं। सपोज कीजिए यह कोई डिस्क है और यह कोई रिंग है। दोनों का सेम मास है m और दोनों पर हम सेम टॉर्क अप्लाई कर रहे हैं टाउ, जिसकी वजह से ये दोनों स्ट्रक्चर रोटेट कर रही हैं। अब क्या इन दोनों केसेस में जो एंगुलर एक्सेलरेशन है वो सेम होगा? नहीं, इन दोनों केसेस में भी एंगुलर एक्सेलरेशन सेम नहीं होगा। हम एक एग्जांपल और देखते हैं। सपोज कीजिए यह कोई रोड है जिसका मास m है और लेंथ इस रोड की l है, और इस रोड पर हम एक टाउ टॉर्क अप्लाई करते हैं, जिसकी वजह से यह रोड रोटेट करना स्टार्ट कर देती है। और इस रोटेशन में जो सेंटर ऑफ रोटेशन है वो कुछ यहाँ पर लाई करता है। अब हम सेम रोड लेते हैं। सेम रोड मीन्स इसका भी मास m है और लेंथ l है, और हम सेम टॉर्क टाउ अप्लाई करते हैं। हम चेंज क्या करते हैं? सिर्फ सेंटर ऑफ रोटेशन को हम चेंज कर देते हैं। इसमें जो सेंटर ऑफ रोटेशन है वो कुछ यहाँ पर एग्जिस्ट करता है। इन दोनों केसेस को भी अगर हम कंपेयर करते हैं तो एंगुलर एक्सेलरेशन डिफरेंट होगा। इन सभी एग्जाम्पल से हमें यह पता चलता है कि एंगुलर एक्सेलरेशन सिर्फ मास पे डिपेंड नहीं करता है, इनफैक्ट वह इस चीज पर भी डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट की शेप कैसी है और ऑब्जेक्ट किस सेंटर के अबाउट रोटेट कर रहा है। जैसे हम इसी एग्जाम्पल को देखते हैं, यहां पर हमने जस्ट सेंटर ऑफ रोटेशन को चेंज किया था, उसकी वजह से एंगुलर एक्सेलरेशन चेंज हो गया। अगर हम इस एग्जाम्पल को देखते हैं तो यहां पर दोनों सिलेंडर थे, दोनों सिलेंडर का सेम मास था, लेकिन दोनों सिलेंडर की हाइट अलग अलग थी, तब भी एंगुलर एक्सेलरेशन अलग अलग हो गया था। अगर हमने यह एग्जाम्पल देखा तो इसमें एक डिस्क थी और एक रिंग थी, तो दोनों की स्ट्रक्चर अलग अलग थी, हालांकि मास सेम था, बट फिर भी एंगुलर एक्सेलरेशन अलग अलग हो गया है। तो अब यह तो क्लियर हो गया है कि केवल मास सफिशिएंट नहीं है रोटेशन मोशन को डिफाइन करने के लिए। जैसे हमने फोर्स का इक्विवेलेंट टॉर्क निकाला था, उसी तरह से
सर्कुलर मोशन में हमें मास का भी कुछ ना कुछ इक्विवेलेंट निकालना होगा। इस एग्जाम्पल को एक बार दोबारा से देखिए। आपने यह प्रैक्टिकली भी ऑब्जर्व किया होगा कि ये जो रोटेशन है, इस रोटेशन को अचीव करना इजी होता है एज कंपेयर टू दिस रोटेशन। अब अगर हम इसका कारण समझते हैं तो इसके लिए आप इस रोड को छोटे छोटे मासेज में डिवाइड कर लीजिए। सपोज कीजिए मैं रोड के इस तरफ के मास को 3 मासेज में डिवाइड कर लेता हूं और इसको भी मैं 3 मासेज में डिवाइड कर लेता हूं। सिमिलरली मैं इस कंप्लीट रोड को 6 मासेज में डिवाइड कर लेता हूं। तो अब आप दोनों में क्या डिफरेंस नोटिस करते हैं? इस केस में जो मास का डिस्ट्रीब्यूशन है वो सेंटर के नियर है, सेंटर ऑफ रोटेशन के नियर है एज कंपेयर टू दिस केस।